हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई लेकर के आई हूँ। बच्चों, विज्ञान के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पिछले वीडियोस में हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर कराए थे और अब ये जो हम आज चैप्टर लेकर के आए हैं जीवन की मौलिक इकाई वाला, ये बायो पोर्शन का है। तो क्योंकि एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कराए, अब हम बायो का कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स का कवर करेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप उसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप उसे समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका, जिसे इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। क्या होती है कोशिका? सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। बच्चों, जो जितने भी जीव हैं, जीव में आते हैं सभी जंतु और पौधे। सभी जंतु और पौधे ये सजीव माने जाते हैं, अर्थात जिनमें जीवन होता है। तो सभी जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों यानी कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं और इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। बच्चों, अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो भी और कार्य की दृष्टि से देखें तो भी, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है यानी कि जो जीवन का सबसे छोटा भाग है वो क्या है? वो कोशिका है, संरचना की दृष्टि से भी और कार्य की दृष्टि से भी। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बच्चों, जो कोशिकाओं का आकार, आकृति और संगठन, मतलब इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य है, तो ये कोशिकाओं के बारे में इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, या जिसको हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। अब पढ़ते हैं कोशिका की खोज। कैसे हुई कोशिका की खोज? कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। तो बच्चों, कोशिका को सबसे पहले किसने पता लगाया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। उसने कॉर्क कहते हैं जो पेड़ होते हैं, पेड़ की छाल को हम कॉर्क कहते हैं। तो उसने जो पेड़ की छाल से उसकी बहुत पतली सी थिन लेयर बनाई, बहुत थिन पतली काट को उसने स्वनिर्मित में खुद अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने देखा। मतलब पेड़ की छाल से एक बहुत पतली काट निकाल के उसने खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में उसको देखा। तो उसे क्या दिखाई दिया? यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। ये जो काट थी, इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी ये दिखाई दे रही थी, जिसमें छोटे छोटे कोष्ठ थे और उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह इस तरीके से छोटे छोटे कोष्ठ थे। और रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठ को कोशिका कहा, और जो कोष्ठ जो दिख रहे थे उनको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? उनको रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कि एक छोटा कमरा। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। बच्चों, जितने भी जीव हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जीव में सभी जंतु और सभी पौधे आते हैं, क्योंकि यही दोनों सजीव हैं, यही इन दोनों में ही जीवन है। सभी पौधों में और सभी जंतु में, जिसमें कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, भेड़ बकरी, खुद मनुष्य, ये सब जंतुओं में आते हैं। तो जंतु और पौधों को मिला के हम जीव कहते हैं। तो सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के ही बने होते हैं। यह जीवन की मौलिक इकाई है। बच्चों, ये जीवन की एक मौलिक इकाई है, यानी कि जीवन का एक मौलिक या बेसिक, एक आधारीय भाग है। ल्यूवेनहक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। बच्चों, जो ल्यूवेनहक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी में और ज्यादा विकसित सूक्ष्मदर्शी, जिसकी पावर या क्षमता और ज्यादा अधिक थी, वो और ज्यादा छोटी वस्तुओं को अच्छे बड़ा करके देख सकता था, उससे उन्होंने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेल थ्योरी। बच्चों, इस पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये किसने दिया। आइए देखते हैं क्या है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन
जीव वैज्ञानिक श्लीडेन व श्वान ने किया। बच्चों, दो वैज्ञानिक थे, एक श्लीडेन और एक श्वान। इन श्लीडेन और श्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को दिया। क्या है ये कोशिका सिद्धांत? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, सभी पौधे व जंतु कोशिका के बने होते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी पौधे और जंतु हैं वो सभी किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जो सबसे छोटी इकाई है या जो सबसे मूल यानी बेसिक इकाई है वो क्या है? वो कोशिका है। इसमें अगला पॉइंट है, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। और अगला पॉइंट है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले से जो निर्मित कोशिकाएं हैं उनसे ही ये बनती हैं। आइए कोशिकाओं के चित्र के द्वारा भी देखते हैं। ये बच्चों प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, इनमें से प्याज की झिल्ली की एक पतली सी काट बना करके इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया है। तो इसमें ये देखिए, ये जो आपको चैम्बर से दिख रहे हैं ये कोशिकाएं हैं। ये एक कोशिका है ये, और कोशिका के अंदर ये जो गोल गोल ये डॉट डॉट सी है ये क्या है? ये इसका केंद्रक है। ये देखिए इस तरीके से। अब आते हैं जीव के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं जीव? तो कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, अगर हम कोशिकीय आधार पर देखें तो जीव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और नंबर दो बहुकोशिकीय जीव। क्या होते हैं? आइए इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव आइए समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो वे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं। बच्चों, ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। और बच्चों, कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो भोजन ग्रहण करना हो या ऑक्सीजन ग्रहण करना हो या जनन करना हो, वो सभी कार्य ये केवल एक कोशिका ही करती है। मतलब एक ही कोशिका सभी कार्य करती है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, जिनको हम जीवाणु भी कहते हैं। ये इसका उदाहरण है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक इस तरीके से एक अनिश्चित आकार वाला जीव होता है और ये सिर्फ एक ही कोशिका होती है। और यही एक कोशिका वृद्धि करती है, भोजन ग्रहण करती है, और यही एक कोशिका प्रजनन करती है और ऑक्सीजन ग्रहण करती है। सारे काम यही एक कोशिका करती है। अब आगे आते हैं दूसरे प्रकार के बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि वे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। तो बच्चों, ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं हो वो बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनमें कार्य का विभाजन होता है और इसमें क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो जो इनके जो कार्य होते हैं इनके शरीर के, वो कोशिकाओं के बीच में बांट दिए जाते हैं। मतलब इसमें कोशिकाओं के बीच में कार्य को बांट दिया जाता है कि कोशिकाओं का ये ग्रुप प्रजनन का कार्य करेगा या कोशिकाओं का ये ग्रुप खाने को ग्रहण करने का कार्य करेगा। तो इसमें कार्य का विभाजन होता है, अर्थात अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण है फंजाई, जिनको हम कवक भी कहते हैं, और पादप यानी पौधे, खुद मनुष्य एवं अन्य जंतु, ये सब बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। अब आती है कोशिका का आकार। कोशिकाएं विभिन्न आकार व आकृतियों की होती हैं। बच्चों, कोशिकाओं के आकार की बात करें तो ये विभिन्न आकार और आकृतियों की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं को आंखों से देखा जा सकता है। बच्चों, जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो तो इतनी छोटी होती हैं कि हम इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, यानी कि वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं। जबकि जो कुछ कोशिकाएं हैं वो उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हम उनको सामान्य आंखों से यानी कि बिना किसी उपकरण की सहायता से हम उनको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए कि मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं ये दी गई हैं। अब ये देखिए, ये हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे रक्त में पाई जाती हैं और ये इस तरीके से गोल प्लेटनुमा आकार की होती हैं। ये है ओवम सेल, जो कि मादा जनन कोशिका है। ये इस तरीके से गोलाकार होती है। और ये है कॉल्यूमनर एपिथेलियम यानी कि हमारी स्किन की सेल, जो हमारी स्किन में या त्वचा में पाई जाती हैं। ये है स्मूथ मसल सेल
यानी कि जो हमारी पेशियों में पाई जाती हैं। ये कौन सी सेल है? जो हमारी पेशियों में पाई जाती है, पेशी में, मसल्स में। और ये स्किन यानी त्वचा में, स्किन में। और ये ब्लड में या रुधिर में पाई जाती हैं। और ये है बोन सेल, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी हड्डियों में कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, जिसमें ये बीच में एक केंद्रक है और ये चारों तरफ ये कोशिका है। और बच्चों, इसी तरीके से ये स्पर्म सेल है, जो कि एक नर जनन कोशिका होती है। और ये नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। बच्चों, अगर हम कोशिकाओं के साइज को लेके बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। इसी तरीके से सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ये एक सूक्ष्म जीव है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। और सबसे जो लंबी कोशिका है वो हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि मस्तिष्क की कोशिका, जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, वो होती है। ये मैंने बताया था अभी पीछे, ये 1 मीटर तक लंबी होती है। अब आते हैं कोशिका के भाग। कोशिका में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सामान्यतः कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। बच्चों, कोशिका की अगर हम बात करें तो इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इसमें जो बाहर की तरफ जो दीवार है, ये दीवार क्या कहला रही है? ये दीवार इसकी प्लाज्मा झिल्ली कहला रही है। और इसके बीचों बीच में लगभग ये केंद्रक होता है। और केंद्रक और इस प्लाज्मा झिल्ली के जो बीच का भाग है, यानी कि ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो हम समझ गए कि ये बाहर जो दीवार है ये प्लाज्मा झिल्ली है और बीच में ये केंद्रक है। और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के जो बीच का भाग है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब इनको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आती है नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। बच्चों, ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली, अभी हमने बताया कि ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये इसमें केंद्रक है, तो ये सबसे बाहरी लेयर है जो कोशिका के घटकों, यानी कि कोशिका के भीतर जो अंगक वगैरह पाए जा रहे हैं उनको ये बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। बच्चों, अगर हम जंतु कोशिका को देखें तो ये उसमें भी पाई जाती हैं, और अगर हम किसी पौधे की कोशिका को देखें तो ये उसमें भी पाई जाती है। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। और ये बनी किस किस की होती है? प्रोटीन और लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड वसा होती है। तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब होता है कि ये केवल उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं या कोशिका के लिए लाभकारी होते हैं। ये अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को कोशिका के अंदर नहीं जाने देती। यानी कि वर्णात्मक, यानी कि चयन कर करके जो कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं ये केवल उन्हीं के लिए पारगम्य है, यानी कि केवल उन्हीं को ये अंदर जाने देती है। ये हमने लिखा है कि ये केवल कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। यह लचीली होती है। ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीली होती है, यानी इसमें खिंचाव होता है। अब है प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का आवागमन। बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली से जो पदार्थ बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं वो आवागमन किसके द्वारा होता है? तो वह आवागमन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 विसरण के द्वारा और नंबर 2 परासरण के द्वारा। अब आइए एक एक करके समझते हैं विसरण क्या है, परासरण क्या है। विसरण, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, इस प्रक्रिया में पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। बच्चों, इस प्रक्रिया में जो पदार्थ की गति है वो उच्च सांद्रता यानी कि ज्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि कम सांद्रता की ओर होती है। और सांद्रता को हम पिछले केमिस्ट्री के वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि सांद्रता क्या होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें, उच्च सांद्रता मतलब किसी चीज की जो मात्रा है अगर वो वहां ज्यादा है तो वो उसकी उच्च सांद्रता कहलाएगी, और कम है तो निम्न सांद्रता।
यह ठोस, द्रव व गैस तीनों में संभव है। जो विसरण क्रिया होती है वो ठोस, द्रव व गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ही पाई जाती है। ऑक्सीजन व CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। बच्चों, अगर कोशिका को जरूरत है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी व CO2 हानिकारक पदार्थ कोशिका से बाहर आएगा। तो जो ऑक्सीजन और जो CO2 है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। अब आता है परासरण, जिसको हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या है परासरण? इस प्रक्रिया में वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल की यानी विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। बच्चों, इस प्रक्रिया में वर्णात्मक झिल्ली हम पीछे बात कर चुके हैं। ऐसी झिल्ली जो केवल चयन करके ही पदार्थों को अंदर जाने देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्णात्मक झिल्ली में जो केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है, विलय के अणुओं को जाने नहीं देती। अब ये विलायक और विलय क्या है? जैसे ये मान लीजिए कप है, ये इसमें हमने ये पानी ले लिया और इस पानी क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। और इसमें अगर हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी तो जो चीनी के कण हैं उनकी मात्रा कम है, तो वो क्या कहलाएंगे? विलय कहलाएंगे। तो परासरण में क्या होता है कि जो विलायक के अणुओं का, यानी कि इसमें किसके अणु जाएंगे? जल के अणु जाएंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और ये जो परासरण क्रिया होती है ये वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा होती है। जैसे अगर हम बीच में यहाँ पर एक झिल्ली लगा दें और ये वर्णात्मक झिल्ली है, यानी कि ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने थ्रू जाने देगी। तो अगर मान लीजिए पानी की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यानी कि पानी की सांद्रता यहाँ पर विलायक पानी तो है, यानी कि विलायक की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा है और इधर विलायक की सांद्रता कम है, तो जो विलायक के अणु जाएंगे वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि इस साइड ये जाएंगे। और किसके द्वारा जाएंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा ये जाएंगे। तो इस क्रिया को, जिसमें विलायक के अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं। यह केवल द्रव माध्यम में ही संभव है। बच्चों, जिस तरीके से विसरण क्रिया ठोस, द्रव व गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होती थी, लेकिन जो परासरण क्रिया है वो केवल द्रव अवस्था में ही होती है। और जल जो होता है वो परासरण क्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। बच्चों, जो जल कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है, अंदर जाए या बाहर आए, वो किसके द्वारा जाता है? वो परासरण क्रिया के द्वारा ही जाता है। आपको हम एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे ये कोई पौधा है मान लीजिए, और इस पौधे की जो जड़ें हैं, ये जड़ें भूमि से जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं, तो जो पानी ये सोखती हैं, ये किसके द्वारा लेती हैं? ये पानी भी जड़ों से परासरण क्रिया के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अब आता है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। अब जानते हैं हम सांद्रता के अनुसार विलयन कितने प्रकार का होता है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, समपरासारी विलयन। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह समपरासारी विलयन है। मतलब मान लीजिए कोई हमने ये एक ही बर्तन ले लिया और इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने कोशिका को किसी को डाल दिया। तो अगर कोशिका के अंदर और बाहर, यानी कि इस बर्तन में, अगर इन दोनों की सांद्रता समान है तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? तो ये समपरासारी विलयन कहलाएंगे। ये समपरासारी कहलाएंगे। अब जानते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। क्या होता है अल्प परासरण दाबी विलयन? जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम है, मतलब जो कोशिका जो हमने उस बर्तन में डुबोई है, बर्तन में एक पदार्थ लेकर के उसमें डुबोई है, तो अगर कोशिका के जो अंदर की विलयन की सांद्रता है वो बाहर की सांद्रता से कम है, अंदर कम है कोशिका के, तो जल किधर से जाता है? अधिक सांद्रता से कम की ओर जाता है। अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो जल बाहर से अंदर की ओर जाएगा। तो कोशिका के अंदर जल अंतः परासरण के कारण आता है, और जब कोशिका के बाहर से जल उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? कोशिका फूल जाती है।
और कभी कभी जब जल ज्यादा मात्रा में अंदर प्रवेश कर जाता है तो बच्चों कोशिका इससे फट भी सकती है। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक इज समपरासारी। इसमें ये कोशिका है और ये कोशिका को हमने ये एक जो ये बाहर एक बर्तन है जिसमें जल है, उसमें हमने अगर इसको डाल दिया तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर जल के अणुओं की सांद्रता है वो कोशिका के अंदर के जल के अणुओं की सांद्रता के बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जल अंदर नहीं आएगा बाहर नहीं आएगा, बल्कि जल जितना जल अंदर आएगा उतना ही जल बाहर जाएगा, यानी कि कोशिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को आइसोटोनिक यानी कि समपरासारी कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ के विलयन की सांद्रता बराबर होती है। दूसरा आता है हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासारी विलयन। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमने कोशिका ली है, इसको ये बर्तन में डाल दिया है और जिस बर्तन में डाला है उस बर्तन में जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है अपेक्षाकृत अंदर के जल की सांद्रता से बाहर की जो विलयन है इसकी सांद्रता काफी अधिक है, यानी कि इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। जब बाहर की सांद्रता ज्यादा है तो जल किधर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर। तो ये देखिए इसमें जल बाहर से अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इससे क्या होगा, कोशिका फूलती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फूल करके अगर ज्यादा पानी चला गया तो फट भी सकती है। अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये होता है अति परासारी विलयन। देखिए अति परासरणदावी विलयन। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के द्रव की सांद्रता से अधिक है, बच्चों अगर कोशिका के अंदर के द्रव की सांद्रता अधिक है अपेक्षाकृत बाहर से, ये देखिए इसमें, ये देखिए जो कोशिका के अंदर के द्रव की जो सांद्रता है वो बाहर के द्रव की अपेक्षा क्या है, अंदर की सांद्रता ज्यादा है। और जब अंदर की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल किधर की तरफ जाएगा, तो जल बाहर की तरफ जाएगा, आएगा तो अंदर भी, लेकिन जो बाहर जाने वाली जल की मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा होगी अपेक्षाकृत अंदर आने वाली जल की। तो इससे क्या होगा, इससे जो कोशिका है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर का जल बाहर आ गया तो वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगी, यानी कि श्रिंक कर जाएगी। देखिए बच्चों यही लिखा है अति परासरणदावी विलयन में कि यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल आता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन। जीवद्रव्य कुंचन, इसको आइए और अच्छे से समझते हैं। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। अगर कोई पादप कोशिका है यानी कोई पौधों की कोशिका है, उसमें परासरण द्वारा पानी की कमी हो जाए, यानी कि परासरण की क्रिया के द्वारा पानी उससे बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली समेत जो इसके आंतरिक पदार्थ हैं, जो अंदर के जो पदार्थ हैं, जो अंदर के जो अंगक हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब संकुचित हो जाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है कि जीवद्रव्य कुंचन, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इंग्लिश में, क्या होता है, इसको समझाइए। अब आती है कोशिका भित्ति, जिसको हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या होती है कोशिका भित्ति, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। बच्चों कोशिकाओं में जैसे एक कोशिका है, मान लीजिए इसमें ये मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली है और इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ये सबसे बाहर की झिल्ली होती है। ये बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, उससे भी बाहर की झिल्ली होती है। यह जंतु कोशिका में नहीं होती। ये जो झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, सेल वॉल, तो ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यानी कि जो पौधों की कोशिकाएं केवल ये उसमें होती है, जंतुओं की कोशिकाओं में ये नहीं होती। अब बात करते हैं ये बनी किसकी होती है, तो बच्चों ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। दो कोशिका भित्तियों के बीच मध्य भित्ति होती है, और जो दो कोशिकाएं आपस में सटी हैं उनकी भित्तियों के जो बीच की भित्ति है वो मध्य भित्ति कहलाती है। आइए इसको चित्र के द्वारा और अच्छे से समझते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये चित्र में ये कोशिकाएं दिखाई गई हैं। एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है और ये तीसरी कोशिका ये है। तो इन कोशिकाओं को देखें तो इसमें जो सबसे अंदर वाली है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है, और ये प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल ये सेल वॉल की लेयर्स हैं। तो बच्चों ये देखिए, जो दो कोशिकाओं के बीच में जो ये ऑरेंज ऑरेंज ये दिखाया गया है, ये देखिए ये ऑरेंज ऑरेंज ये है, ये क्या है? ये मध्य भित्ति यानी कि मिडिल लैमेला है। और ये जो मध्य भित्ति है ये दो कोशिकाओं के बीच की भित्ति होती है। अब आगे चलते हैं। अगला है कोशिका भित्ति के कार्य। क्या करती है ये कोशिका भित्ति? यह कोशिका को एक निश्चित आकार व मजबूती प्रदान करती है। बच्चों, जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और उसको मजबूती भी प्रदान करती है। यह स्तरंध्र होती है। स्तरंध्र यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है, और ये पूर्ण पारगम्य होती है। पूर्ण पारगम्य मीन्स ये किसी भी अणु को अंदर और बाहर जाने से रोक टोक नहीं करती, ये इनको आसानी से अंदर बाहर जाने देती है, इसीलिए इसको हम पूर्ण पारगम्य कहते हैं। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है इसमें खुद को मरम्मत करने की क्षमता होती है और पुनर्जन्म यानी कि नई नई सेल वॉल बनाने की क्षमता इसमें होती है। अब आता है केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो बच्चों, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बच्चों, ये केंद्रक क्या करता है? ये कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। बच्चों, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम आगे विस्तार से समझेंगे। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है, यानी कि उसमें स्पष्ट केंद्रक की दीवार होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई यूकैरियोटिक कोशिका है और इसमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक के चारों की झिल्ली है वो नहीं होती, और केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ है वो ऐसे ही अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। बच्चों, केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। बच्चों, ये देखिए केंद्रक या न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये दोहरी झिल्ली है जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और ये केंद्रक झिल्ली लगातार कंटिन्यूअस ना होकर के इसके बीच बीच में ये छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियर पोर और हिंदी में केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इन छिद्रों के द्वारा जो केंद्रक के अंदर का पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य के साथ कुछ पदार्थों का लेन देन करता है। और ये देखिए, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इस केंद्रक द्रव्य में बच्चों ये देखिए ये धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय और क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है। तो बच्चों, केंद्रक द्रव्य में क्या क्या होता है? केंद्रकाय होता है और क्रोमेटिन जाल जैसी रचनाएं होती हैं, धागे जैसी रचनाएं होती हैं। ये देखिए, ये जो धागे जैसी रचनाएं हैं ये क्या है? ये क्रोमेटिन है, और बीच में ये एक स्पष्ट सा ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये केंद्रकाय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में अंतर है स्पेलिंग में, तो ये न्यूक्लियोलस या केंद्रकाय कहलाता है। अब आता है कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। बच्चों, ये जो क्रोमेटिन धागे जैसी रचनाएं थी ये कोशिका विभाजन के समय इस तरीके की एक स्पष्ट रचना में बदल जाती है जिसको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। मतलब जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका के विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन जाल है ये किसमें बदल जाता है? ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बदल जाता है। और क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है बच्चों ये किस किस के बने होते हैं? ये डीएनए और प्लस प्रोटीन के ये बने होते हैं।
डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। माता पिता से आनुवंशिक गुण डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो बच्चों, जो माता पिता से जो लक्षण होते हैं उन्हें हम, जो अगली पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। माता पिता के जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी कि उनकी संतानों में जाते हैं, उन गुणों को या उन लक्षणों को हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो माता पिता से ये जो आनुवंशिक गुण हैं, ये डीएनए अणु के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बच्चों, गुणसूत्र डीएनए से बना है और डीएनए के जो खंड हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जीन कहलाते हैं। और जो माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं वो इन जीन के द्वारा ही जाते हैं। अब समझते हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या कार्य करता है? ये कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उपापचय क्रियाएं मीन्स कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से या उन सभी को हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो सभी क्रियाओं पे बच्चों केंद्रक का नियंत्रण होता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। बच्चों, ये हमने बताया था कि इसमें डीएनए होता है और डीएनए के खंडों को हम जीन कहते हैं और जीन ही माता पिता से संतानों में सूचनाओं को ले जाती है, यानी कि ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। अब आते हैं कोशिका के प्रकार। तो बच्चों, केंद्रकीय पदार्थ के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनमें कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, तो जो विकसित कोशिकाएं थी उसमें स्पष्ट इस तरीके से केंद्रक झिल्ली होती थी। अभी हमने आपको पीछे केंद्रक दिखाया था और उसके अंदर केंद्रकीय पदार्थ भरा होता था। तो इसमें केंद्रकीय झिल्ली जो है इसका अभाव होता है, बल्कि जो अंदर का जो केंद्रकीय पदार्थ है वो डायरेक्ट ऐसे ही कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और केवल जो केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो भी कोशिका द्रव्य में यूं ही पड़ा रहता है। और ऐसे अविकसित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे हम केंद्रकाय कहते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित रहते हैं। बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो झिल्ली वाले कोशिका अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया। इसका उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया। तो आइए बैक्टीरिया के चित्र से इसको और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ये देखिए ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है ये, और ये बैक्टीरिया की कोशिकाओं में ये क्या क्या है? इसमें ये देखिए सबसे पहले जो इसमें केंद्रक झिल्ली जो है उसका एकदम अभाव है। केंद्रक झिल्ली कहीं नहीं पाई जा रही, बल्कि ये जो पीला पीला है ये क्या है? ये जो केंद्रकीय पदार्थ है, यानी कि जो क्रोमेटिन के धागे हैं वो इसमें ऐसे ही कोशिका द्रव्य में पड़े हुए हैं। और जो क्रोमेटिन के धागे से जो बाहर है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि कोशिका द्रव्य ये है। और यहाँ पर इसमें केवल ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं और झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, वो इसमें आपको एक भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला है जो बैक्टीरिया की गति में सहायक होता है। अब आगे चलते हैं। अगली है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका? इनका आकार प्राय बड़ा होता है। बच्चों, ये आकार में प्राय कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। और सबसे मेन बात कि इनका जो केंद्रकीय क्षेत्र है वो काफी सुस्पष्ट होता है और चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। मतलब इसका जो केंद्रक वाला भाग है वो काफी स्पष्ट होता है और चारों ओर उसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और गोल्जी बॉडी आदि इसमें उपस्थित होते हैं। इन अंगकों के जिनके हम नाम ले रहे हैं इनको बच्चों हम इसी चैप्टर में आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे।
अब आता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के जो बीच का भाग है ये क्या है, इसमें जो भरा होता है ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है, और इसमें बहुत से कोशिका अंगक स्थित होते हैं। और बच्चों इसी तरल पदार्थ में काफी सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अभी हम उनको आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है, और इसमें जो अंगक पड़े रहते हैं वो हर अंगक का एक विशेष कार्य होता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। और अगर ये कोशिका द्रव्य ये जो भरा हुआ है और प्लस केंद्रक, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, और इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा आपको, ये समझ में आया? और अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।